सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। शहर को घेर ले तारीकी सरे शाम, अब के शहर का नाम तो बस रह गया है नाम अब के। अपने ही घर में सुकून मिलना है दुश्वार बहुत, जंगलों में ही चलो करने को आराम अब के। मैंने जंगल जो कहा शहर को जुगनू बोला, था फ़कत मेरा ही घर करने को बदनाम अब के। कराची वो शहर जिसको लूटा गया बेदर्दी से, कराची वो शहर जिसका खून चूसा गया बेरहमी से, कराची वो शहर जिस पर सियासत होती है, कराची वो शहर जिसमें गलाजत होती है, कराची जहां पानी तो है मगर नलों में नहीं है, नालों में नहीं है, कराची वो शहर जहां बिजली तो है मगर तारों में नहीं है। जा बजा देखें तो सैलाब नज़र आता है, ये शहर मुद्दत से ज़ेरे अताब नज़र आता है। क्या कमाने वाले से इतना फरेब कोई कभी करता है, जिस थाली में खाए उसी में छेद कोई करता है। क्या कसूर है इस शहर में रहने वालों का, कौन है पुरसाने हाल कराची का और कराची वालों का। खाने को पानी है मगर पीने को पानी नहीं है, इस शहर को लूटने वालों का कोई सानी नहीं है। ये शहर शहर कायद कहलाता है क्योंकि यहाँ बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आराम फरमा रहे हैं। ये शहर रोशनियों का शहर कहलाता है क्योंकि यहाँ दूर दराज से लोग अपनी अंधेर जिंदगियों के लिए रोशनी का बंदोबस्त करने आते हैं। ये शहर ज़ख्मी है, ये शहर तवज्जो चाहता है और ये शहर मुल्क को चलाता है लेकिन खुद चलने के लिए बेसाखियों का मोहताज हो गया। इस शहर की तबाही के लिए सिर्फ बारिश ही काफ़ी है। दहाइयों से यहाँ कुछ अफराद राज करते चले आ रहे हैं और जब बात आती है कराची को ठीक करने की तो वो सारे मखसूस अफराद मफलूज नज़र आते हैं। आज कराची में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। क्यों नहीं है, वजह क्या है, ज़रा सोचिए। क्या वजह है कि कुछ भी नहीं है कराची में? बारिश। क्या ये बारिश कराची में पहली बार हुई? जी नहीं, बल्कि कराची में हर साल इन्हीं महीनों में बारिशें होती हैं। क्या कराची का ये हाल पहली बार हुआ? बिल्कुल नहीं। कराची इन हालात में हर साल नज़र आता है, इसी हालत में हर साल नज़र आता है, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज़्यादा है। जब कराची में हर साल इन्हीं महीनों में बारिशें होती हैं और सबको पता है जब कराची हर साल कमोबेश यही मंजरनामा पेश करता है तो इस साल क्यों कराची को बारिशों से नहीं बचाया जा सका? ये है सवाल। क्यों आज भी कराची वाले इस शहर को महफूज रखने के लिए सिर्फ दुआ पर ही निसार करते हैं कि दुआ कर ली जाए? क्यों हर साल कराची के अवाम के घरों के बाहर और इस साल तो घरों के अंदर समंदर खड़ा है? क्यों हर साल सिर्फ एक बारिश ही कराची का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी होती है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाबात हमें नहीं मिलते। कोई इन सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। इस शहर पर हुकूमत करने वालों को ये जवाब आते ही नहीं है। इस शहर के दावेदारों को नहीं पता कि इन सवालों के क्या जवाब हैं। इस शहर से वोट लेने वालों को कुछ नहीं पता कि इन सवालों का जवाब कैसे देना है। शहर का खाने वालों को नहीं पता, इस शहर के टैक्स से पलने वालों को नहीं आते इन सवालों के जवाब। 30 अगस्त 2020, 4 साल इस शहर के नाकिस, आप कह लें कि बेकार, लाचार, नाकिस और बीमार, बेजार, मफलूज, बेख्तियार, माजूर, कितने खिताबात से नवाजूं मैं इन साहब को, जो मेयर कराची थे जिनका नाम वसीम अख्तर साहब था। इन्होंने कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी छोड़ने से पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। उसकी एक झलक मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगी, देखिए। सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। इसका, इन खतों का एक जवाब नहीं दिया मेरा। क्यों जुल्म कर रहे हो कराची के लोगों के साथ? हजारों खत लिखे हैं मैंने,
मजाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस पे, प्राइम मिनिस्टर कुछ करे इस शहर के लिए। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूं। ये थे कराची के वो मेयर कराची जो 4 साल इस शहर के मेयर रहे। 4 साल इन्होंने तनख्वाहें और मरात इंजॉय की, लेकिन ओहदा संभालने के बाद से लेकर ओहदा छोड़ने तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोना रो के दिखाया। इख्तियारात ना होने का रोना कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करने की नीयत है, करने नहीं दिया जा रहा। यही बातें इनकी घिसी पिटी आप सुनते रहे। जब भी इनसे कराची की बर्बादी का सवाल किया जाता है, इनका जवाब होता कि ये अपाहिज है, ये माजूर है, ये मफलूज है, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं दिया जा रहा। ओहदा छोड़ने से पहले जो वसीम अख्तर साहब रोते हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको ये ओहदा मिला था, इनके क्या तासुरात थे या इनके कहने के क्या अज़ाइम थे, इनकी क्या कमिटमेंट थी, इनके क्या इरादे थे, इनकी क्या नीयत थी, इनका क्या मंसूबा था, इनकी क्या हिकमत अमली थी, इन्होंने ओहदा संभालने के बाद क्या कुछ करने का सोचा था, ज़रा ये क्लिप भी देख लीजिए। कराची के इशूज़ का ताल्लुक है, मसाइल का ताल्लुक है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे टिप्स पे हैं वो मसाइल। हम इस शहर में पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, हमने इस शहर की वजारतें संभाली हैं, हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है। हमारे पास डायरेक्शन भी है और हमारे पास इश्यूज़ की प्रायोरिटीज़ भी हैं। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, सबको साथ लेके चलेंगे और वो उनके इलाकों के इश्यूज़ भी उसी तरह रिजॉल्व करेंगे जिस तरह हम अजीज़ाबाद के इश्यूज़ रिजॉल्व अच्छा, इनकी फिंगर टिप्स पे थे कराची के मसाइल, ऐसा ही नाजरीन। ये वो हैं जिन्होंने संभाली हैं शहर की वजारतें, ये वो हैं जिनके पास थी डायरेक्शन, ये वो हैं जो सिर्फ अजीज़ाबाद बल्कि इसके साथ साथ कराची के तमाम इलाकों के मसाइल हल करने वाले थे। और इन 4 सालों में मेयर कराची ने क्या क्या कुछ हल किया, कितने मसाइल हल किए, मैं कराची वालों से पूछती हूँ। खतूत लिखे, कभी वज़ीर आज़म को, कभी गवर्नर सिंध को, कभी वज़ीर आला को। ये 4 साल कराची के मसाइल हल करने के लिए खतूत लिखते रहे। भाई खत ही लिखने थे तो मेयरशिप की कुर्सी की क्या ज़रूरत थी? खत तो कराची में रहने वाला कोई भी शहरी लिख सकता था, ऐसा ही है ना नाजरीन। 4 साल कराची के मसाइल हल होने के लिए, हल करने के नाम पर इन्होंने जो खत लिखे उसके बाकायदा तनख्वाह वसूल की। कराची के ये बेख्तियार माहाना 52,000 रुपये तनख्वाह वसूल करते रहे। इनके पास 3 सरकारी गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल में थी, इसके अलावा 12 मज़ीद सरकारी गाड़ियाँ भी थी इनके पास, और इन्हें लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल करने का भी इख्तियार था। इस बेख्तियार शख्सियत को वसीम अख्तर के पास बैरून मुल्क के दौरे सरकारी खर्च पर करने का भी इख्तियार था। बड़ा ही बेख्तियार शख्स था बेचारा, सही कहता है ये। मेयर कराची ये वसीम अख्तर साहब हैं, ये बैरून मुल्क दौरों पर ग्रेड 20 के अफसर के मुसावी हकूक भी हासिल रखते थे। और इनके साथ साथ आपको और बता दूं कि इनके ख़ानदान को मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी हासिल थी। तकरीबन, सुनते जाइए, तकरीबन 25 लाख तनख्वाह 4 सालों में वसीम अख्तर साहब ने इख्तियारात ना होने पर वसूल की। मतलब बेख्तियार बंदे ने इतना कुछ वसूल कर लिया, बड़े बेख्तियार थे, सही कहते हैं ये। लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल किया इस बेख्तियार लाचार माजूर शख्स ने। 15 सरकारी गाड़ियां अपने पास रखी लेकिन काम कुछ ना किया, क्योंकि इख्तियारात ही नहीं थे। बड़ा बेबस मेयर था बेचारा, लाचार, हाथ बंधे हुए थे, नियत थी, करना चाहता था, कोई करने नहीं देता था। तो तनख्वाह भी ना ले देता आपको। तनख्वाह किस मुंह से ली आपने? जब कुछ नहीं कर सकते तो तनख्वाह क्यों लेते थे? कि तमाम तनख्वाह और मारात इनको दी गई इसलिए कि ये मेयरशिप की कुर्सी पर बैठकर खतो किताबत कर सके। ये रिवायत हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहूँगी कि बरसों से कायम है। जब इख्तियारात होते हैं, जब कुर्सी का नशा होता है, बाकायदा नशा होता है ना ताकत का, कुर्सी का, जब ताकत होती है, नशा होता है, तब परवाह नहीं होती, तब एहसास नहीं होता, तब ख्याल तक नहीं आता जहन में, तब जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, तब सिर्फ बयानात से काम चलाया जाता है, तनकीद बराए तनकीद का सहारा लिया जाता है, किस तरह टाइम गुजारना है, टाइम पास करना है। और जब नौकरी ख़त्म होती है और पता चलता है कि भाई आगे क्या, आगे तो कुछ नहीं, जब मरात वापस ली जाती हैं, जब ताकत का नशा उतरने लगता है तो फिर आंसू गिरने लगते हैं। तब या तो कहा जाता है कि साजिश की जा रही है, या फिर कहा जाता है कि काम करना चाहता हूँ, नीयत है लेकिन करने नहीं दिया जा रहा, या फिर कहा जाता है कि अगली बार आएंगे ना तो तमाम गिले शिकवे यूं दूर कर देंगे। अगली बार आपको लाएगा कौन? इतना एतमाद अगर आप तोड़ेंगे उन लोगों का जो आप एतमाद करके आप उन कुर्सियों तक पहुंचाते हैं, तो फिर अवाम पागल है क्या? अवाम क्या पागल लिखा हुआ है? किसको पागल समझते हैं आप लोग? किसको बेवकूफ समझते हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया कराची जैसे शहर का आप लोगों ने। फिर ओहदा मिलता है तो ओहदा मिलने से पहले वैसे ही दावे किए जाते हैं, इतनी ढिठाई के साथ। पता नहीं ढिठाई लाते कहां से ये लोग। इन्होंने भी बड़े दावे किए, वादे किए, और इसके बाद फिर क्या होता है जी? एक तवील आराम ओहदा मिलने के बाद, आराइशें, आसाइशें, मरात, सरकारी प्रोटोकॉल, तनख्वाहें।
और फिर ख़तों पे काम चलाते हैं, ख़त लिख लिख के काम चल रहा होता है। ये थे कराची वालों के मेयर जिनका टेन्योर अब ख़त्म हो चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शुक्र है ख़त्म हो चुके। ये उनमें से थे जिन्होंने एक अरसे तक कराची के नाम पर, बाकायदा कराची के नाम पर वजारतें इंजॉय की, मरात ली। अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत में इन्होंने कराची के लिए सिर्फ एक काम किया, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। क्या किया? ख़त लिखा। और ये खतूत लिखने की कीमत वसीम अख्तर साहब ने ली तकरीबन 25 लाख रुपए। ख़त भी मुफ्त में नहीं लिखे आपके लिए। कराची वालों, आपसे इतना प्यार नहीं है, इनको इतनी मोहब्बत नहीं कि आपके लिए मुफ्त में 25 लाख रुपए लेके ख़त लिखे इन्होंने। 15 सरकारी गाड़ियाँ ली इन्होंने, फिर जाके इन्होंने ख़त लिखे। लामहदूद पेट्रोल लिया, अपना और अपने ख़ानदान का फ्री इलाज करवाया, सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क दौरों की सहूलियात इंजॉय की। ये ख़त लिखना पाकिस्तान में अगर इतना ही महंगा है और ख़त लिखने वालों को इतनी सहूलत दी जाती है, तो मेरे ख्याल से कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बस सबको ख़त लिखना सीख लेना चाहिए आज से। ये जमात जिसका नाम MQM पाकिस्तान है, ये वो जमात है जो जब चाहे कराची बंद करने का इख्तियार रखती है। ये वो जमात है जो तवील मुद्दत तक कराची के स्याह सफ़ेद की मालिक थी। ये वो जमात थी जिसकी एक कॉल पर पूरा कराची यूँ बंद हो जाता था, क्योंकि लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ अजीज़ थीं। ये वो जमात है जिसकी इजाज़त के बगैर कोई बड़ी ईद पर शख्स कुर्बानी के जानवर की खाल तक नहीं दे सकता था, वरना उसकी खाल फिर समझ जाए। उर्दू बोलने वालों से महाजर के नाम पर वोट लेने वाली इस जमात के पास कराची का पूरा इख्तियार रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया? जब सवाल किया जाता है तब ये बेख्तियार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। आज इनका मेयर रोता हुआ चला गया। इसको कराची के मसाइल का गम नहीं था, अपनी कुर्सी जाने का गम था। इसको अगर कराची के मसाइल का गम होता, इस बेबस मेयर को जो चला गया अब, तो ये अपनी मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम पर, ख़त्म होने पर ये ड्रामेबाजी ना करता, बल्कि काम करता। कोई तो काम करता, कोई तो ऐसी परफॉर्मेंस होती, ऐसी कारकर्दगी होती इनके क्रेडिट में, जिससे अवाम मुतमईन होते और जाते हुए बताते कि मैंने ये सब कुछ किया। आज दुनिया का हर मसला अफसोस के साथ कहूँगी दिखाई दे रहा है। एक बड़ा शहर, मुल्क को रेवेन्यू देने वाला शहर, मुल्क का मुआशी हब कहलाने वाला शहर, वो शहर जिसके इख्तियारात पर बात आए तो कई हज़ार वारे सामने आ जाते हैं, लेकिन मसाइल हल करने की बात आए, ऑनरशिप की बात आए, मसाइल हल कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसका मेयर तक अपाहिज हो जाता है, बेबस हो जाता है, माजूर हो जाता है, लाचार हो जाता है। वसीम अख्तर साहब के 4 सालों पर अवाम क्या राय रखती है, अवाम के क्या तासुरात हैं, अवाम के क्या जज्बात हैं, ज़रा ये भी देखिए। यार हम तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि हम यार जॉब करने वाले लोग हैं। और अगर हमारे लिए ये होगा कि यार रोड वगैरह अगर ठीक नहीं है, अगर वहाँ पे सेवरेज वगैरह का निज़ाम सही नहीं है, हम जॉब पे नहीं पहुँच सकते, तो हाउ आई एम सेइंग कि यार ही इज़ गुड। यार अगर मैं वसीम अख्तर को रेटिंग करूँगा तो 0 करूँगा। हम तो परेशानी है भाई, जिधर जाओ खड्डे, पानी, गाड़ी अलग नुकसान करती है। 10 में से 2 भी मुश्किल से ही देंगे। कराची का आम शहरी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वसीम अख्तर ने कुछ भी काम किया है, तो मेरे ख्याल से तो 4 साल उसके बिल्कुल वेस्ट गए। मैं 10 में से 2 नंबर भी नहीं दूंगा उसको। नहीं भाई, खुश कहाँ है। ये देखो बेरोज़गारी इतने इंतहा से ज़्यादा हो गई, नौजवान की नस्ल तबाह हो गई, बच्चे तबाह हो गए, औरतें तबाह हो गई, लोगों को घर डूब गए। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि हम लोगों को इतना गुंजाइश नहीं है कि उठ के पाँव पे सिर्फ खड़ा हो जाए। तो फैमिली, ये छोटे छोटे बच्चे, हम लोग किधर जाए? हम लोगों को संभालने के बजाय हम लोगों को बहुत तेज़ी से डुबा रहे हैं लोग। कोई नंबर नहीं है यार भाई, नंबर की कोई बात उसने कसर छोड़ी नहीं है कि कोई नाम है कुछ का कहाँ पे। जब लोग बोलते थे कचरे का ढेर साफ़ करो, मक्खियों को यहाँ से साफ़ करवाओ, तो जब तो वो दिखते नहीं थे। मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में तो वो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोले, मगर जब वो भी साइड में हो गए तो उसके बाद उनका भी कोई नामो निशान नहीं था। प्रोटोकॉल उन्होंने पूरा लिया। उन्होंने 4 साल तक वो अपनी V8 में आराम से हमारे सामने गुजरते हुए जाते हैं, मगर उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि किसी का मसला क्या है। देखिए, रेट तो उसे किया जाता है ना जिसने कोई परफॉर्मेंस की हो। उनकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी। जो मेन टाइम होता है लोगों के ऑफिस जाने का, सुबह 8 बजे का टाइम, शाम को 5 बजे रिटर्निंग का टाइम होता है, तो उस वक्त में बहुत बुरी सूरत हाल है, ट्रैफिक बहुत जाम है। आई डोंट थिंक सो दैट दीज पीपल आर वर्किंग। वसीम अख्तर साहब को चाहिए कि वो खुद रोडों पर निकलें, देखें हाउ अ नॉर्मल पर्सन इज़ लिविंग इन द सोसाइटी। अगर ये काम ढंग से करते, कराची वालों के पुरसाने हाल नहीं है, अगर ये सही कारकर्दगी दिखाते तो आवाम भी इनके सपोर्ट में आज खड़ी होती। आज ये रो रहे हैं कि बजट नहीं पास हो रहा। कराची को सिर्फ सबने मिल के लूटा ही है और लगाया इस पर कुछ भी नहीं है, तो इसमें मैं नो कमेंट करूँगा। मैं क्या, कराची का कोई भी शहरी उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। पूरे बस अपने 4 साल बैठ के कुर्सी पे पूरे किए, कोई काम नहीं। बस जहां आपने देखा कि हमें वोट मिलेंगे, आप वहां पहुंच गए। मैं 2 भी नहीं दूंगा, 10 में से बिल्कुल 0, निल।
ये थे कराची के अवाम के तासुरात, ये थे कराची के अवाम के जज्बात, ये थे कराची के अवाम के ख्यालात अपने साबिक मेयर से मुतालिक। अब इनके अलावा कराची के नाम पर जो जमात सामने आती वो क्या है जी? तीर वाली पार्टी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के बारे में अब मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? आप एक बार अंदरूने सिंध का चक्कर लगा कर आएँ और फिर ये सोचें पीपल्स पार्टी की इस सूबा सिंध पर तकरीबन 13 सालों से मुसलसल हुकूमत रही, दर्जन सालों से भी ऊपर। बगैर किसी वक्फे के पीपल्स पार्टी ने सिंध पर हुकूमत की। सिंध की हालत और पीपल्स पार्टी के 13 साल क्या जस्टिफाइड है? ये तो एक ऐसा आम सा सवाल है जिसका जवाब बासानी मिल सकता है, कोई भी जवाब दे सकता है पीपल्स पार्टी वालों के अलावा। और वो क्यों जवाब नहीं देखें आप सब समझते हैं। पीपल्स पार्टी के पास सियासत करने को बस अब मेरे ख्याल से 18वीं तरमीम है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अगर मुल्क को सूबा सिंध के लिए कुछ किया है तो बेशक बता दें। बिलावल जरदारी साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हो या कोई भी पीपल्स पार्टी का वजीर जब बात करेगा 18वीं तरमीम से शुरू होकर 18वीं तरमीम पर ख़त्म कर देगा। तो भाइयों, मोअज़्ज़िज़ भाइयों, ये बताओ कि 18वीं तरमीम की किसके लिए थी? 18वीं तरमीम का फ़ायदा आखिर किसको होना था? शहर को, सूबे को, अवाम को या आपको? इस तरमीम का फ़ायदा ना शहर में दिखाई देता है, ना सूबे में दिखाई देता है, ना अवाम को मिलता हुआ दिखाई देता है। आप बेशक 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते रहे, आप बेशक NFC से सूबा सिंध के नाम पर बजट भी लें, लेकिन लगाया कहाँ पे, लगा कहाँ पे? बराए करम ये बता दें, इतना सा सवाल है कि लगाया कहाँ पर? कोई एक ऐसी जगह दिखा दें सिंध की जहाँ वो लगा। कराची दिखा दें, कराची को कोई जगह दिखाएं। पीपल्स पार्टी के रूहे रवा जनाब मोहतरम बिलावल जरदारी साहब से अगर पूछो कि बारिश में कराची क्यों डूब जाता है, सिंध क्यों डूब जाता है, तो जवाब देते कि जाहिर है जब बारिश आएगी तो पानी आएगा, जब ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा। अब इनकी तालीमात पर चलते हुए जब सईद गनी साहब से पूछा जाए कि भाई पूरा कराची पानी पानी हो रहा है, एक अंडर बाईपास की तस्वीर ट्विटर पर अपलोड करके कहते हैं कि पानी तो साफ़ कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि कराची सिर्फ अंडर बाईपास का नाम है जिसको साफ़ किया गया था। बाकी जो 2 से 3 और अंडर बाईपासेस हैं जिनमें पानी बाकायदा भर गया था, वो तमाम कच्ची आबादियाँ जो डूब गई थीं, वो तमाम इलाके जहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया था, वो तमाम ज़िला जहाँ पे बिजली और गैस की बंदिश बादस्तूर जारी है, वो शायद किसी दूसरे शहर में वाक़ है, वो कराची नहीं है, कुछ और है। अब हैरानी की बात है ना कि पूरा कराची पानी पानी हो रहा था और उस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत और उसके वज़ीरों के चेहरे इतने मुतमईन थे जैसे वो ख़ुद कराची से सारा पानी बाहर निकाल कर आ रहे हों। बल्कि यहाँ तक कह रहे थे, आपको याद होगा कि पानी तो है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा, पानी तो साफ़ कर दिया गया है। देखें ज़रा सईद गनी साहब का क्लिप। तो पूरी सड़कें जो हैं वो सारी चल रही हैं, ट्रैफिक सब पे चल रहा है। सिर्फ कुछ मकामात ऐसे ज़रूर थे जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन इतना नहीं था कि वो ट्रैफिक बिल्कुल ही रुक जाए। यहाँ थोड़ा सा उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने पानी है अभी, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये भी रात ही रात में निकाल ले। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए निकला बाहर के जो मीडिया ने दिखाया था कि कराची शहर की सारी सड़कें डूब गई हैं और गाड़ियाँ पानी से नहीं निकला है, तो वो हमने एक वादा किया था कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सुबह से पहले कराची की जो बड़ी शाखाएँ हैं उसको हम पानी से साफ कर दें, और उसके बाद जो नशीबी इलाके। अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया था, याद करें, बड़ा यादगार नारा कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। मुझे इन्हें देखकर ये लगता है कि इस पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि 2 कराची हैं, एक नहीं 2 कराची हैं, 2 कराची। एक वो कराची जहाँ ये बड़े लोग रहते हैं और एक वो कराची जहाँ बाकी के बेचारे छोटे लोग रहते हैं, जिनको ये छोटे लोग समझते हैं, जिन्हें बेचारी अवाम कहा जाता है, वो रहते हैं। एक वो कराची जिसको ये दिखाते हैं कि जहाँ बारिश होते ही पानी यूं साफ़ हो जाता है, और एक वो कराची जहाँ घरों के अंदर भी कई दिनों तक समंदर खड़ा रहता है। और उन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है इन बड़े लोगों को नहीं पता। बड़े लोग हैं ना, इनको क्या पता छोटे छोटे मसाइल के बारे में। इनकी नज़र में छोटा मसला है जो यूं ख़त्म हो जाता है इनके मुताबिक। एक वो कराची जहाँ बारिश अब्र रहमत बनकर बरसती है, और एक और कराची है जहाँ बारिश जहमत के अलावा कुछ भी नहीं होती। एक कराची वो है जहाँ बारिश हो तो बिजली नहीं जाती, और अगर जाती भी तो थोड़ी देर बाद बहाल कर दी जाती है। और एक वो कराची है जहाँ बारिश के बाद बिजली सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती। जो कराची ये लोग दिखाते हैं, आप खुद बताएं, क्या दिल पे हाथ रखे बताइए, क्या वही कराची है जहाँ कराची वाले रहते हैं? जो कराची ये लोग दिखाते हैं अवामी नुमाइंदे, क्या ये वही कराची है? मैं अवाम से पूछती हूँ जहाँ आप लोग रहते हैं, ये कौन सा कराची दिखाते हैं? बिल्कुल अलग कराची दिखाते हैं।
इसको देखकर वाकई ऐसा लगता है कि जो कराची सिंध हुकूमत दिखा रही है वहाँ तो बहुत काम हो रहा है, बड़ा आइडियल जगह रहने के लिए, परफेक्ट है भाई, बहुत काम हुआ है वहाँ पे। लेकिन एक वो कराची है जो पूरी दुनिया कई दिनों से देख रही है, जिसको देखकर लोग हैरान हैं कि क्या ये वही कराची है जिसे मुताल्ले के कहा जाता है कि कराची में पानी की शदीद किल्लत है। 13 साल से कराची, बल्कि कराची नहीं, कराची समेत पूरे सिंध के मालिक हैं ये लोग, और अब ये कहते हैं कि कराची को असरनो तामीर करना होगा, जिसके लिए अरबों डॉलर्स का बजट दरकार है। क्या कराची की तामीर के लिए अरबों डॉलर्स का बजट इनके हाथों में देना दुरुस्त होगा? यह है बड़ा सवाल। एतबार किया जा सकता है इन लोगों पर अब, जिन्होंने 13 सालों में ये हाल कर दिया, और आगे क्या करेंगे ये सोच लें। इनकी ये कारकर्दगी काफ़ी बताने के लिए। या कराची वालों के साथ हम ये कह नहीं सकते कि ये तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी? क्या कराची को अगर बाकायदा इन लोगों के कहने के मुताबिक वाकई असरनो तामीर किया जाता है, तो ऐसे लोगों के हाथों में इसका ठेका दिया जाना क्या नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जिन्होंने कराची की बुनियादें तक हिला डाले? इन लोगों पे दोबारा एतबार कौन कौन करने के लिए तैयार है? ये लोग एक दूसरे पर इल्ज़ामात के अलावा और करते क्या हैं? पीपल्स पार्टी का एक इल्ज़ाम कि जी MKM ने कराची के नाले तक बेच दिए, तजावुज़ात खड़ी कर दी, और MKM का एक इल्ज़ाम कि इख्तियारात हैं ही नहीं, करना चाहते हैं करने नहीं दिया जाता, हमें नीयत है कोई करने नहीं दे रहा। और अगली बार फिर यही दोनों सियासी जमातें कराची की तामीर के लिए कराची पैकेज मांग रही हैं, या फिर अरबों डॉलर्स का बजट। अरबों डॉलर्स लगेंगे कहाँ पे? यकीन जानिए हम पूछते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा हमें। आज तक मिला जवाब कि कहाँ लगे? सवाल ये कि कराची को ठीक कौन करेगा, नीयत के साथ, दिल से। कराची का ये जो हल है ना, कराची पैकेज में या फिर अरबों डॉलर के बजट में, ये भी सवाल है। सोचिएगा नाजरीन, कराची के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हल ना कर सके, ये लोग जो कराची के अवाम के बुनियादी मसाइल हल ना कर सके, वो कराची को अब असरनो तामीर करने का इरादा रखते हैं। क्या बात है इनकी, अरबों के बजट के साथ। इन तमाम सवालों के जवाब मैं लूँगी। सेकंड सेगमेंट में मुझे ज्वाइन करेंगे ज़फ़र अब्बास। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। बात करी थी मैं कराची के अनगिनत मसाइल की, अब इनका हल क्या होना चाहिए, इन मसाइल को आखिर हल कौन करेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आज तक ये मसाइल हल क्यों ना हो सके। कोई कराची पैकेज मांग रहा है, कोई कराची की तामीर के लिए अरबों डॉलर्स के फंड्स मांग रहा है। ये तमाम सवालात का बॉल मैं फेंकूंगी सदीक जान आपके कोर्ट में। सदीक, बारिशें हो गई हैं, कराची अब भी डूबा हुआ है, और मैं हैरान होती हूँ इन तमाम लोगों के कॉन्फिडेंस पे, बल्कि ढिठाई पे, कि तमाम लोग जो हैं, जब फंड्स लेने की बात आती है, तमाम लोग कहते हैं कराची मेरा है, कराची मेरा, कराची मेरा है। लेकिन जब लगाने की बारी आती है, सब मुबर्रा हो जाते हैं, बरियो जमा हो जाते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए, ऑनरशिप लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। और सदीक, हम देख रहे हैं कि कराची अब भी डूबा हुआ है। दुनिया के चौथे बड़े शहर की हुकूमत के लिए पानी निकालना इतना मुश्किल काम बन गया। जी, आपने दुरुस्त कहा। इसकी वजह मुझे जो लगती है वो ये है कि शायद कराची में आज भी कारकर्दगी के ऊपर शायद वोट नहीं दिए जाते, या सिंध में आप ऐसे समझ लें कि कारकर्दगी के ऊपर शायद वोट नहीं दिए जाते, इसलिए सिंध हुकूमत को शायद इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र नहीं है। वरना आप ये देखिए कि जो इस वक्त कराची के साथ और सिंध के साथ उन्होंने किया है, कराची का मैंडेट तो खैर पहले ही उनके पास नहीं है, जिम्मेदारी उनकी जरूर है, लेकिन मैंडेट कराची के पास नहीं है। लेकिन अंदरूनी सिंध उनको वोट देता है, वो उनके पास है, और पीपल्स पार्टी सिंध की जमात बनकर रह गई है। आप अरबों डॉलर दे दें, आप जितना मर्जी फंड दे दें, जब तक नीयत ना हो, जब तक इरादा ना हो, और जब भी किसी काम में बद इंतजामी हो, करप्शन हो, लूट मार हो, आपकी नीयत ही ठीक ना हो, तो आप वो काम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को हजार अरब रुपए एनएफटी वार्ड दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि वो हजार अरब कहाँ पर लगे हैं। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में ये मुतालबा किया था, हमने ये बात की थी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वो पैसा कहाँ पर गया, तो आपको एक JIT बनानी चाहिए, जो सिंध में पिछले 12 साल में हजार अरब जो संयुक्त सरकार को दिए गए, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दिए गए, उनका कोई फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उनका कोई हिसाब किताब होना चाहिए, उसका कोई एहतसाब होना चाहिए कि वो हजार अरब कहाँ पर लगाए गए हैं। देखें, हम इसी प्रोग्राम में ये भी बार बार कहते रहे कि आप कोई स्टेप तो उठाइए, पीपल्स पार्टी कोई स्टेप तो उठाए, कराची की बेहतरी के लिए कोई कदम तो उठाए। हम मीडिया पे भी बैठ के उसको सपोर्ट करेंगे, हम उनका अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने चलो कोई तो अच्छा काम किया है, कोई तो उन्होंने स्टेप उठाया है। हम बार बार क्यों लाहौर का एक हवाला देते हैं कि पानी वहां पर भी जमा होता है। आप तो लाहौर से, आपको पता ही है,
लेकिन उन्होंने कम से कम अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया है एक जगह के ऊपर, जिसमें 14 लाख गैलन पानी जो है वो जमा हो सकता है। और वो बिल्कुल, कुछ सवाल करने भी की होगा, कोशिश तो कोई की ना, step बिल्कुल। तो नहीं। बिल्कुल ठीक है, उससे क्या होगा? 14 लाख गैलन जब पानी आपने जमा करना है तो शायद 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे पानी इकट्ठा नहीं होगा। आप कराची में कुछ अच्छा तो सदीक, कीजिए ना, सॉरी मैं कुछ आपकी तो बात दिखाने काट रही हूँ, के एक लिए। मिनट, अब यहीं से जरा रुकिएगा सदीक। अब यहाँ से इनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगाएं, या इनका जहन क्या है, क्या सोच रखता है, क्या ये काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। कि आपने कितनी अच्छी एग्जांपल दी लाहौर के हवाले से, वाटर स्टोरेज के हवाले से भी उसका बड़ा फायदा होगा, लेकिन इन्होंने वो चीज़ नहीं देखी जो कि अच्छी हो रही है, उसको नहीं सराहा, अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि इनको लाहौर के गधों की फिक्र खाए चले जा रही है। मतलब ध्यान भी इनका उस चीज़ पे जाता है जिस पे तनकीद करनी है, वो बिला मजे की तनकीद। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इनका। आप अंदाजा लगाएं, इनकी ज़हनी, इनकी सोच का अंदाजा लगाएं आप। बिल्कुल ऐसी है। देखें अब बिलावल साहब जो हैं उनको तो ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए था। वो यहाँ पे कभी पंजाब फतह करने आ जाते हैं, कभी वफाक के ऊपर इल्जाम लगाने आ जाते हैं। भाई जिस सूबे की हुक्मरानी आपके पास है, जिस सूबे का इख्तियार आपके पास है, 18वीं तरमीम के बाद जिस सूबे का हिस्से का पैसा आपको मिलता है, आपने उस सूबे के साथ क्या किया है? मुझे बताएं, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में आकर, इस्लामाबाद में आकर, KPK में जाकर, बलोचिस्तान में जाकर, क्या किसी सूबे में जाकर ये कह सकती है कि अगर यहाँ के लोगों ने हमें मुंतखब किया तो हम इस सूबे के शहरों को सिंध के फलां शहर जैसा बना देंगे? कोई एक मॉडल शहर नहीं है इनके पास दिखाने के लिए। जिस लाड़काना को अपना सियासी किबला कहते हैं, उस लाड़काना के साथ उन्होंने जो किया वो भी आपके सामने है। लेकिन हम जो बात करते हैं, देखें 2 करोड़ से ज्यादा का ये शहर है, आप इसको पीपल्स पार्टी की करप्शन, लूटमार, बद इंतजामी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप कुछ स्टेप्स लेने जा रहे हैं, उनको सख्त इकदाम करने होंगे। ये कराची जो है अब उस पेशेंट की तरह बन गया है जिसको आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। जरूरत है आपको इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये होम्योपैथिक अद्वियात से ठीक नहीं होगा, बयानात से ये शहर ठीक नहीं होगा। कराची के लोगों के जो दर्द हैं, जो अज़ियत है, उनको ज़बानी कलामी बातों से उसके ऊपर उन जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। अब वफाक को भी अपना किरदार अदा करना होगा, स्टेक होल्डर्स को भी किरदार अदा करना होगा। ये वो शहर है जिसको तबाह और बर्बाद किया गया, और अमन जो यहाँ पर आया वो भी फौज और रेंजर्स की वजह से आया। मुझे लगता है अब भी। अच्छा सदीक, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या हम दुनिया से इतने पीछे रह गए हैं? सियासतदान, बल्कि अवामी नुमाइंदा इनको कहती हूँ, अवामी नुमाइंदे जब बातें करते हैं, इनको माइक दिया जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपसे खिताब कर रहे हो, तो ऐसे बात करते हैं जैसे इनसे बेहतर किसी को फिक्र ही नहीं थी पाकिस्तान की। क्या हम दुनिया से इतने पीछे हैं? फॉर एग्जांपल, दुनिया भर में कुदरती आफात से निमटने के लिए रियासतें पहले से कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखती हैं। यहाँ तक कि अब जो इमारतें बनाई जाती हैं, आपको भी पता होगा कि कोशिश की जाती है कि उनको इतना मजबूत बनाया जाए, पहले से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो ज़लज़ले की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें और गिरे ना। लेकिन यहाँ ये पाकिस्तान का वाहिद वो शहर है जो माशी हब कहलाता है, बहुत बड़ा शहर है, और इसको कुदरती आफत से बचाने के लिए आज तक कोई फैसला, कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मुझे तो लगता है कि सोचा भी नहीं गया। अगर सोचा भी जाता ना तो हालात इससे थोड़े बेहतर ही होते। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें बात यह है, जिस सूबे की हुकूमत को फिक्र जो है वो अपने जाली बैंक अकाउंट्स की हो, जिनका काम यह हो कि उन्होंने सरकारी ठेके देने हैं, उससे किकबैक्स लेने हैं और वो अदीब फयाल तालपुर और जरदारी साहब के अकाउंट्स में पैसे भेजने हैं, जिनको फिक्र यह हो कि हमने उस ओमनी ग्रुप को नवाजना है जिसके पैसों से जरदारी और उसके खर्चे चलेंगे, जिनको फिक्र हो कि उन्होंने उस अनवर मजीद साहब को और अब्दुल गनी मजीद साहब को नवाजना है जिनके पैसों से बिलावल उसके सदके के बकरे आएंगे, तो क्यों वो लोगों के ऊपर खर्च करेंगे? क्यों वो लोगों की फिक्र करेंगे? सिंध के अवाम के ऊपर जो पैसा खर्च होना था वो लॉन्चों पे बाहर चला गया। और दूसरी बात जो आपने की कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, नालों के ऊपर तामीरात हो गई, चाइना कटिंग हुई, कब्जे हुए। मुझे बताएं, आखिर कोई तो था ना जिसने वहाँ पे तामीरात की NOC दी, जिसने इजाज़त दी? साकिब निसार साहब ने एक बार एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर वक्त आ गया है कि जिन्होंने करप्शन और लूट मार किया अगर वो, और जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात के लिए पैसे लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी, अगर वो कब्रों में भी हैं उनको निकाल के लटकाया जाए, ताकि अब पैगाम दिया जाए लोगों को कि एनफ इज एनफ, अब मजीद करप्शन, लूट मार और तबाही और बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अच्छा सदीक, आप पैगाम देने की बात करें, जो कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हर दिल की आवाज़ है ये, लेकिन सदीक आप ये देखें, क्या आप इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखें कि जिन्होंने यहाँ तक कराची को पहुँचा दिया, वो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि अगर पैकेज दिया जाए इनको ठीक करने के लिए, अरबों डॉलर्स इनको दिए जाएं, फंड्स जारी किए जाएं, तो ये कराची को वाकई पेरिस बना देंगे। मुझे तो इनके कॉन्फिडेंस पे, बल्कि कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ढिटाई का वर्ड मेरे ख्याल से जस्टिफाइड होगा। इस पे मैं आपका मौक़िफ़ चाहूँगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे थे कराची के हालात के हवाले से। सदीक, एक सवाल मैं छोड़कर गई थी, मुझे ब्रेक पर जाना था कि मैं हैरान होती हूँ उन लोगों के कॉन्फिडेंस पे, बल्कि ढिठाई पे, कि ये लोग अभी भी कराची को ठीक करने का दावा करते हैं। यानी इनको अरबों डॉलर्स चाहिए। अगर अरबों डॉलर्स मिल जाते हैं तो ये दावा करते हैं कि हम कराची की हालत बदल देंगे। आज तक तो बदल ना सके, आगे कैसे बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अब इन पर ट्रस्ट करेगा कोई? जिनके एतमाद को इतनी ठेस पहुँचाई वो तो इनकी तरफ देखना नहीं चाहेंगे। ट्रस्ट कैसे करेंगे? इंसानी नफ्सियात है ना, कैसे इन पे एतबार करेगा कोई? देखें, आप अरबों डॉलर इनको दे दें तो वो अरबों डॉलर भी आज से कोई 5, 7, 8 साल बाद कोई GIT बनेगी तो पता चलेगा कि किसी ओमनी ग्रुप के पास पैसे चले गए, अंधी फराल तलपुर के अकाउंट में पैसे चले गए। बड़े क्या बात की आपने, बिल्कुल सही बात की। हाँ, GIT रिपोर्ट में है कि बड़े साहब का सिस्टम कहा जाता था, यानी जरदारी साहब का वो जो सिस्टम था कि कैसे पैसे जरदारी साहब तक पहुंचने हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि आप चाहे अरबों डॉलर दे दें। यहाँ पे मैं आपको 2 मिसालें दूंगा कि जैसे वो कहते हैं कि आप किसी बर्तन में पानी डालते चले जाएं, अगर उसके पेंदे में सुराख है तो वो पानी निकलता चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो जिसे कहते हैं ना कि कुएं में से अगर आप जितने मर्जी डोल निकाल दें लेकिन कुत्ता उसमें पड़ा रहे तो वो पानी नापाक रहेगा। तो यहाँ पर कुत्ते से मुराद मेरी कराची के वो मसाइल हैं असल, जिस वजह से वहां पर तरक्की नहीं होती। तो जब तक आप कुएं में से कुत्ता नहीं निकालेंगे तो आप जितने मर्जी पानी के डोल निकालते रहे, पानी पाक नहीं होगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस शहर की तरक्की में, इस शहर के आगे जाने में रुकावट क्या क्या चीजें हैं। पहले उन रुकावटों को आपको निकाल बाहर करना होगा, फिर आप इसके ऊपर पैसा खर्च करें। वरना आप बगैर उन बुनियादी चीजों को आइडेंटिफाई किए, उनकी तशखीस किए, उनका इलाज किए, आप जो है अरबों डॉलर क्या खरबों डॉलर भी दे दें, कुछ भी नहीं होगा। जब इरादे नहीं होगा, जब नीयत नहीं होगी, जब करप्शन लूट मार होगी, जब बद इंतजामी होगी तो यही होगा। तो दूसरा, पूरी बात नीयत की है, नीयत की तो बात है। जी बिल्कुल। और जैसे हम ये बात पिछले सेगमेंट में भी कर रहे थे कि अब जो है आपके पास टाइम नहीं है मजीद, जो इन बारिशों ने कराची के साथ किया है। मैं आज भी अपनी ये हमारी प्रोग्राम की टीम है उनके साथ बात कर रहा था कि कराची के लोग जहाँ पे बाकी सूबों में आप काबिल रहम बन चुके हैं, लोगों को तरस आने लगे कराची के ऊपर, ये हालत कर दी है इन हुक्मरानों ने कराची की कि वो अच्छा, लेकिन सदीक अब मेरी बात सुनिए, मुझे तो इनकी ज़हनी हालत पे तरस आ रहा है, जो हमारे अवामी नुमाइंदे कहलवाते हैं, सियासतदान। मुझे दुख होता है। अब आज भी अगर आप सिंध हुकूमत के लोगों के, इनके जितने भी नुमाइंदे, इनके आप जरा बयाना तो सुने, आप हैरान होंगे। सईद गनी साहब, किस का नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, क्या आप सोचें, आप हैरान होंगे कि वो लोग अभी भी ऐसे बयाना दे रहे हैं कि जी मसला इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा मीडिया बता रहा है। मतलब मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ, मैं क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। सदीक, वाकई मसला इतना बड़ा नहीं है। जरा जाके पूछे ना उन लोगों से जिनकी उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई, जरा पूछें जाकर उन लोगों से जो पानी में डूब गए, जरा पूछें उन लोगों से जिन्होंने तिनका करके और जोड़ा था और आज उनके पास कुछ नहीं बचा। पूछें जाकर उन लोगों से जो आज सड़कों पर हैं, पूछें जाकर उन लोगों से जिनके पास छत नहीं रही, पूछें उन लोगों से जिनकी माएं बहनें बेटियां कभी बाहर नहीं निकली थी और उनके क्या बात, बिल्कुल उनसे पूछें ना, उनसे पूछें, बिल्कुल आप उनसे जाके पूछें ना कि उनका दर्द जाकर पूछें। वो कहा जाता है ना कि जगह वही जलती है जहां पर आग लगती है, बाकी कहने वाले तो ज़बानी कलामी तसल्लियां दे रहे होते हैं। बिल्कुल उन लोगों को पता होता है जो उस दर्द से गुजर रहे होते हैं। वो शायर ने भी कहा था ना कि हरफे तसल्ली, और ये तो जख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं अवामी नुमाइंदे। सदीक जान, अच्छा हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ जफर अब्बास भी मौजूद है। मैं कहती हूँ कौन बता सकेगा। जफर, वार्म वेलकम। आप शायद थोड़े लेट हो गए थे, बारिश भी है और वहाँ पे जो हालात हैं सबके सामने। जफर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपसे बहुत से लोगों ने रब्ता किया होगा यकीनी तौर पे, लेकिन सिंध हुकूमत जो नक्शा खींच रही है वो तो कोई और कराची दिखाती, जैसे पानी निकाल दिया गया है, वहाँ पे तो इतना कुछ हुआ भी नहीं जितना मीडिया बता रहा है। उन लोगों का ये कहना है। जरा बात बताइएगा कि क्या कुछ हो रहा है कराची में। वैसे दुनिया तो देख ही रही है। बताता हूँ आपको, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का घर है, उसके बाहर चल के देख लें और उसकी आबादी से पूछ लें कि भाई कितने दिनों से लाइट नहीं आई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, रात तक तो लाइट नहीं हो चुके थे। उसके बाद हम चलते हैं सरजानी टाउन, उसके बाद जितने मदाफात की आबादी है वहाँ चलें, उर्दू बाजार चलें, जो कि पाकिस्तान का, हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है किताबों, कॉपियों, दीनी किताबें, निसाब की किताबों को चल के देखते हैं। वहाँ नालों का फुजला कितने फिट पड़ा हुआ है। जो लोगों का नुकसान हुआ करोड़ों रुपए का, उसको तो हटा दें, जो किताबों की हुर्मत है वो चल के चेक कर लें। उसके बाद जो शहर के अंदर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जो सड़कें बैठ गई हैं, जो गटरों के ढक्कन गायब होने की वजह से लोगों की औलादें डूब के मरी, जो लोग जो मरे, मैं कहता हूँ किसी एक चीज के ऊपर भी किसी एक जिम्मेदार ने ना रिजाइन दिया है, ना किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है। इस शहर के साथ तो वो तमाशा हो गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो हाल
पुल के इस तरफ का था, उससे बदतर हाल पुल के उस तरफ का हो गया। पूरा कराची शहर इस वक्त मुसीबत की जद में है। पूरे नालों का कचरा जो बाहर रखा हुआ था वो लोगों के घरों के अंदर है, और नाले जो साफ किए गए थे वो दोबारा से कचरा सड़क के ऊपर होने की वजह से वैसे ही हो चुके हैं। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, आप किसी इलाके में चले जाएं, आपको कराची का हाल नजर आ जाएगा। तो जफर, जिन इलाकों का हाल ये बता रहे हैं हमारे अवामी नुमाइंदे सो कॉल्ड, जिनको फिक्र खाए चले जा रही कराची की, कराची के ठेकेदार हैं ये, सिंध के ठेकेदार हैं ये कौन से इलाके बता रहे हैं? शारे फैसल, इनको जरा एहसास नहीं है? शारे फैसल का नाम शायद कराची है पूरा। आप बल्दिया चली जाइए, आप औरंगी टाउन चले जाएं, आप लियारी चले जाएं, आप सरजानी टाउन चले जाएं। हम तो रोजाना सैकड़ों देगे पका के खाना लेके जा रहे हैं। हमारे पंप पानी निकालने वाले छोटे थे, तो हमने लोगों से अपील की, हमें बड़े पंप दिला दो भाई, हमें कोई कश्तियां दे दो, हम ताकि लोगों देखें। ये कोई आसान बात नहीं है कि आप अपने बूढ़े वालिदैन के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर की छत पे बैठे रहें, और 4-4 फैमिलियां, आपके पड़ोसी भी, वो भी, अगर फ्लैट में तो सब ऊपर बैठे हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा हुआ है। तो आप देखिए क्या जुल्म हो गया था। पानी के रेले गुजरे, लोगों के जिस्म छलनी हो गए। उस रेले के अंदर ब्लेड थे, कटर थे, उसके अंदर लकड़ी थी, उसके अंदर दुनिया जान क्या कचरा था, लोगों के जिस्म छलनी हो गए। बात यह है कि इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि नाले क्यों बंद थे। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि जिन ठेकेदारों ने सड़कें बनाई थी सड़क बैठ कैसे गई। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा कटर खुले हुए क्यों है। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि 10 साल तक कराची में कचरा क्यों जमा किया गया। कोई एक शख्स किसी एक जिम्मेदारी पे बात नहीं कर रहा। हम पे तो पाबंदी है, नहीं तो हम और टुकड़े भी सुनाते हैं आपको कि कराची के साथ किया क्या जा रहा है, और आगे भी बड़ी लंबी मंसूबाबंदी हो रही है। और अभी भी देखें इनकी कॉन्फिडेंस, बल्कि डिटाई, मैंने पहले भी सदीक से भी सवाल पूछा था जफर कि अभी इनकी डिटाई देखें कि अभी भी कहते हैं कि इनको अगर पैकेज दे दिया जाए, अरबों डॉलर्स दे दिए, कराची को चेंज कर देंगे। ये चेंज करेंगे, मुझे आप बताइए। पहले इनको कोई डॉलर्स नहीं मिले, पहले इनको कोई पैकेज नहीं मिले, पहले इनको कभी कोई पैसे नहीं मिले। देखें बात सीधी सी है, जब तक हेलीकॉप्टर वाले लोग, हेलीकॉप्टरों में घूमने वाले लोग इस 80% स्लम एरियाज वाले शहर पे, मतलब आप क्या समझ रही हैं, लोगों का दर्द आपको अंदाजा है। लोगों का अरबों रुपए का फर्नीचर चला गया, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उनके सोफे जो वो बताते थे बेटा तुम्हारी अम्मा को जफर, मैं तो समझ रही हूँ, मुझसे क्या सवाल पूछे, मैं तो समझ रही हूँ। मैंने आपको प्रोग्राम में दावत दी है कि आप भी जरा बताएं, कहानियां सुनाएं। ये लोग नहीं समझ रहे ना, जिनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं, आप और सिद्दीक मिल के। लोग खत्म हो गए बहन, लोग खत्म हो गए। लोगों का टीवी, फ्रिज, अलमारियां तबाह हो गई। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिनके घरों में 2-2 है भाई तुम दे दो, ताकि इनको दें, ये जहनी दबाव से तो बाहर निकले। लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ है लोगों को आप देखें तो 6 दिन तो मोबाइल फोन ही बंद रहे। अब वो कैसे अपने टावरों पे पहुंचाएंगे डीजल या कोई चीज पहुंचाएंगे, एम्बुलेंस। ठीक है जी। अच्छा सदीक, आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, कराची के मसाइल का सदीक आपकी नजर में हल क्या है? आप गहरी नजर रखते हैं इशूज पे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, आप जरा बताइए कि आपको क्या हल नजर आता है? इन पे दोबारा एतबार किया जाए, इनको पैकेजेस दिए जाए, इनको अरबों डॉलर्स दिया जाए। मंजरकशी तो जो करनी थी जफर अब्बास साहब ने जबरदस्त अंदाज से असल दर्द कराची का बयान कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वन लाइनर मुझसे पूछें तो वो एंकर है ना अवैस मंगलवाला साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि कराची का हल नालों की सफाई नहीं है, नायलों से सफाई है। जब तक आप इन नायलों को नहीं हटाएंगे कराची को बेहतर नहीं किया जा सकता। यही कराची का हल है। बाकी आप अरबों डॉलर दे दें, खरबों दे दें। बल्कि मुझे हमारे वो एंकर, आपने ओवैस का जिक्र किया, मुझे हमारे एंकर अमीर अब्बास की एक बात याद आ गई। 2-4 दिन पहले मेरे साथ वो प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि इनको रेन इमरजेंसी नहीं, इनको ब्रेन इमरजेंसी की जरूरत है। जी सदीक, बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। बेतसाब होना चाहिए कराची को तबाह और बर्बाद करने वालों का, और अब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए कराची की बेहतरी के लिए। अब कराची के लोगों को मजीद इस दर्द और कर्ब से और इस अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कराची के मसाइल को हल करने के लिए, और नियत के साथ, नियत के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जफर आपका भी, सदीक आपका भी। अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।